गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज का हमारा नया टॉपिक है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या होता है? जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं, जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को ही कोशिका विभाजन कहते हैं। अर्थात होता क्या है कि जो पैतृक कोशिका होती हैं उनमें कोशिका विभाजन होता है और उससे नई कोशिकाएं बनती हैं, संतति कोशिका बनती है। यानी पैतृक कोशिका से संतति कोशिका के बनने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन जो होता है वो दो मुख्य प्रकार का होता है। पहला हो गया समसूत्री विभाजन और दूसरा हो गया अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पे हम उनमें अंतर देखेंगे और फिर हम समानता देखेंगे कि दोनों में क्या होता है। पहला है आपका समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिकाओं में होता है और क्या काम आता है? वृद्धि और मरम्मत करने का काम करता है। यानी जीवों में जो भी वृद्धि होती है, जो भी मरम्मत होती है, तो वो किससे होती है? समसूत्री विभाजन के थ्रू होती है। और होती किस में है? कायिक कोशिकाओं में ये समसूत्री विभाजन होता है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? ये केवल जनन कोशिकाओं में होता है और इससे क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों को भेजा जाता है। यानी डेटा का जो ट्रांसफॉर्मेशन चलता है वो किससे होगा? अर्धसूत्री विभाजन से। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन केवल एक चरण में पूरा होता है। अर्धसूत्री विभाजन दो चरण में होता है, यानी अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2। तीसरा है कि इस विभाजन में संतति कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के बराबर ही होती है। समसूत्री विभाजन जो होता है इसमें मात्र कोशिका के जितने या पैतृक कोशिका के जितने गुणसूत्रों की संख्या होती है उतने के उतने संतति कोशिकाओं में भी होती है। और जबकि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि संतति कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या के आधी रह जाती है। इसमें बराबर होती है समसूत्री में, अर्धसूत्री में आधी रहती है। नेक्स्ट है इसका कि समसूत्री विभाजन में 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। यानी जो संतति कोशिका बनती है वो कितनी बनती है? इसमें 2। और अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिका कितनी बनती है? 4। नेक्स्ट है आपका कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है और अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो अपना आता है कि पहले हमने देखा कोशिका विभाजन क्या होता है, तो संतति कोशिका, पैतृक कोशिका से संतति कोशिका बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। 2 प्रकार का होता है। पहला बता दिया हमने समसूत्री विभाजन, दूसरा बता दिया हमने अर्धसूत्री। समसूत्री किस में होता है? कायिक कोशिका में होता है। अर्धसूत्री जनन कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन के अंदर 2 डॉटर सेल बनती है, अर्धसूत्री में 4 बनती है। यह एक चरण में पूरा होता है, अर्धसूत्री 2 चरणों में पूरा होता है। इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के समान होती है और अर्धसूत्री में मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या से आधी रहती है। ओके, तो ये तो हो गए हमारी इसकी विभिन्नता, दोनों के बीच में अंतर। यही कहीं पे पूछ रहा आपको कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में समानता क्या है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों ही कोशिका के न्यूक्लियाई में होता है, दोनों में कोशिका विभाजन होता है और कोशिका चक्र के M चरण में दोनों की प्रक्रियाएं होती है। जैसे दोनों चक्रों में विशिष्ट चरण में प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है और टीलोफेज होता है। ये फेज दोनों में ही पाए जाते हैं। और दोनों चरणों में क्या होता है? दोनों चक्रों में डीएनए का संश्लेषण होता है, यानी न्यूक्लियाई में होता है, दोनों में कोशिका विभाजन होता है। M चरण की प्रक्रिया दोनों में ही पाई जाती है और डीएनए का भी संश्लेषण होता है। तो यहाँ हमारा एक टॉपिक ये पूरा हुआ कि समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन में अंतर क्या होता है और समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन में समानता क्या होती है। नेक्स्ट है अपना, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, जैसा कि आपने डायग्राम बनाया होगा उसमें भी स्पष्ट हुआ है कि पादप कोशिका जो होती है वो और जंतु कोशिका में कुछ ऑर्गन्स होते हैं, कुछ कोशिकांग होते हैं जो कि अलग अलग भी पाए जाते हैं। सबसे पहले कि जंतु कोशिका जो होती है इसके आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली।
और पादप कोशिका में क्या होती है, कोशिका भित्ति यानी कोशिका झिल्ली तो होती है और उसके ऊपर क्या पाई जाती है, एडिशनल लेयर, उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। यानी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट है आपका कि पादप कोशिका जो होती है उसमें रिक्तिका पाई जाती है, बट रिक्तिका कैसी होती है, बड़ी एवं केंद्र से एक साइड में होती है, बड़ी होती है और केंद्र से क्या होती है, एक नहीं सॉरी ये सही है, हाँ जी। तो हम कहाँ पे थे कि रिक्तिकाएं जो होती है वो कहाँ होती है, केंद्र में होती है और बड़ी होती है। और जंतु कोशिका में क्या होती है, रिक्तिकाएं जो होती है अनुपस्थित होती है अथवा कैसी होती है, छोटी छोटी होती है। नेक्स्ट है कि इसमें रिक्तिकाएं तो केंद्र में आ गई पादप कोशिका में, तो केंद्र कहाँ चला जाएगा, वो एक साइड में होता है। और यहाँ पे जंतु कोशिका में केंद्र कहाँ होता है, वो केंद्र में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि पादपों में लवक उपस्थित होते हैं। अब लवक यानी प्लास्टिड उपस्थित होते हैं, जैसे हरित लवक होता है, वर्णी लवक होता है, अवर्णी लवक होता है। इनके मैंने आपके इंग्लिश के नाम भी लिखे जो इजी पड़ेंगे आपको याद करने में, यानी क्लोरोप्लास्ट, क्रोमेटोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ये उपस्थित होते हैं। और इसमें जंतु कोशिका जो होती है उसमें लवक जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं। और ये जो लवक होते हैं ये क्या काम करते हैं, इनमें से जो हरित लवक है वो क्या काम करेगा, प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। और पौधों का जो भोजन बनाने का काम है वो किसकी उपस्थिति में होता है, हरित लवक और सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादपों में होती है, जंतुओं में नहीं होती है। नेक्स्ट है कि लाइसोसोम इसमें बहुत कम होता है या फिर रेयरली होगा, अगर होगा भी तो बहुत कम यानी रेयर होता है। क्यों रेयर क्यों बोला इसको, क्योंकि लाइसोसोम का जो काम होता है डिग्रेडेशन का, अपघटन का काम जो होता है वो इसमें कौन कर देती है, रिक्तिका कर लेती है, डिग्रेडेशन। ठीक है। और जंतु कोशिका में सामान्य रूप से लाइसोसोम उपस्थित होता है। नेक्स्ट है कि पादप कोशिका में जो संचित खाद्य पदार्थ होता है वो कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज और स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जंतु कोशिका में जो ये संचित खाद्य पदार्थ होता है वो कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में होता है। तो जब कभी भी आपसे ये पूछ लिया जाए कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताइए, तो आप इस तरीके से बताएंगे कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी होती है और केंद्र में होती है, इसमें अनुपस्थित अथवा छोटी होती है। इसमें प्लास्टिड यानी लवक पाए जाते हैं और ये 3 तरीके के लवक होते हैं और इनमें लवक अनुपस्थित होते हैं। लवक किसमें मददगार होते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी इनका पादप कोशिका द्वारा खुद का खाना स्वयं बनाया जाता है। जंतु कोशिका में स्वयं का खाना स्वयं नहीं बनाया जाता है, क्योंकि लवक यानी प्रकाश संश्लेषण के क्रिया इसमें नहीं होती। लाइसोसोम बहुत कम उपस्थित होते हैं और प्राय अनुपस्थित होते हैं। और जंतु कोशिका में लाइसोसोम सामान्य रूप से उपस्थित होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिक्तिकाएं कैसी है, छोटी है, और यहाँ रिक्तिकाएं बड़ी होती है जो कि लाइसोसोम का कार्य भी कर लेती है, डिग्रेडेशन का। इसमें संचित खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज और स्टार्च के रूप में होता है। और जंतु कोशिका में ये संचित खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन और वसा के रूप में होता है। तो ओके बच्चों, आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है, आपका होमवर्क आपको सेंड कर दिया जाएगा। नई क्लास में अगली वीडियो में वापस आपके नया चैप्टर शुरू होगा। आप सभी अपना कार्य पूरा कर लें।